हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले जो है 6 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहां से वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 7वां प्रैक्टिस सेट होगा जो कि यूपी ट्रिपल एस जूनियर के मेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 5512 वैकेंसी प्लस लगभग 3284 वैकेंसी जो हैं, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लेंगे हिंदी के क्वेश्चन, और हिंदी का क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखते हैं। दिया गया पहला क्वेश्चन कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इसमें से हम देखेंगे तो देखिए, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, उसमें से इसमें 2 बोलियां जो हो जाएंगी वो खड़ी बोली और बुंदेली हो जाएगी। बाकी अन्य 3 बोलियां जो हैं वो आपके आ जाते हैं इसमें ब्रज भाषा और इसके अलावा हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी हरियाणवी की एक उपबोली है बांगरू, उसको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। और कन्नौजी। ये 3 अन्य बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। तो 5 बोलियां हो गई पश्चिमी हिंदी की। और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है बोलियों का, ये सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश, याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। ये पश्चिमी हिंदी हो गया। अब हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी की, देख लेते हैं। चूंकि पूर्वी हिंदी से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो पूर्वी हिंदी के अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो इसमें एक आ जाता है आपका अवधी। ठीक है, दूसरा इसमें बघेली, 3 प्रकार की बोलियां हैं बघेली। और तीसरा इसमें आ जाता है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की बोलियां आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। और ये पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जो हुआ है वो किससे हुआ है? तो ये अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदियों का विकास हुआ है। इसके बाद राजस्थानी आ जाता है। राजस्थानी में 4 प्रकार की बोली, जैसे कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालावी, ये हो गया। ठीक है, पहाड़ी में 2 प्रकार की बोली, कुमाऊनी और गढ़वाली हो गया। और पहाड़ी हिंदी की बोलियों का विकास जो हुआ खस अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है बिहारी। बिहारी में कौन कौन सी बोलियां हैं? तो बिहारी में आपका आ जाता है भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी, मगही मगही और जो है मैथिली। ठीक है, मैथिली। तो ये 3 प्रकार की बोलियां जो है आपके बिहारी हिंदी की आ जाती हैं। इन बोलियों का विकास जो हुआ वो किसके में हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश में हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार ये बिहारी बोली हो गई, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौन सी इसमें से अस्थायी भाषा होती है? ठीक है, तो अस्थायी भाषा की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट। मौखिक भाषा जो होती है इसके अंतर्गत बोलना और सुनना आता है, जो कि अस्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? तो समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? अगर आपने पिछला वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, उसमें ये सब सारी चीजें डिटेल से बताई गई हैं। समृद्ध स्वर की बात करेंगे तो वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख क्या होता है? लगभग बंद होता है। जैसे छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ये 4 स्वर हैं जो समृद्ध स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के छोटा और बड़ा स्वर किस प्रकार के स्वर हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उच्चारण की दृष्टि से, तो देखिए छोटा और बड़ा जो होते हैं कंठ स्वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंठ स्वर्ण याद रखिएगा। छोटा आ जो होता है मध्य स्वर होता है, बड़ा आ जो होता है पश्च स्वर भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पा फा पा भा मा जो होते हैं ये व्यंजन होते हैं, किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो पा वर्ग जो होता है पा फा पा भा मा, ये आपका ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, ओठों की सहायता से बोले जाते हैं पा फा पा भा मा, तो ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। और ताथा दधा ना जो होता है दंत व्यंजन हो जाता है। ठीक है, चा वर्ग में च छ ज झ यहाँ आता है तालव्य व्यंजन है। और क ख ग घ अंगा जो कि का वर्ग होता है ये कंठ वर्ण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा भारत, लड़का, पेड़, मित्रता, तो मित्रता में भाववाचक आ रहा है, तो भाव झलक रहा है कहाँ पे? मित्रता में। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा मित्रता। जो कि ये बना है किस शब्द से? तो ये मित्र शब्द से बना हुआ है। ठीक है, मित्र जो कि जातिवाचक संज्ञा है और इसमें ता प्रत्यय लगा के मित्रता बनाया गया, जो कि ये भाववाचक है। बाकी लड़का जो है और पेड़ ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। और भारत जो है
ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें से पुल्लिंग शब्दों की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है डी ऑप्शन। न्याय शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है, बाकी इसमें सभा, मंत्रणा, मंडली सभी स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, कवि का किस शब्द का एक वचन है। कवि जो है शब्द किस शब्द का एक वचन होता है, तो देखिए कवि जो होता है, अगर हम बात करेंगे कवि, इसका एक वचन और इसका बहुवचन बताना है, यानी कि कवि का बहुवचन होता है कविगण। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट है। ठीक है, चलिए, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर जो है चंद्र बिंदु अथवा अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, तो चंद्र बिंदु अथवा अनुस्वार इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे शब्द जो होता है ये, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, सॉरी, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसमें आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 प्रकार आता है। ठीक है, तो उसी में मैं, मुझे, मैंने, हमें, हमने, इस समय उत्तम पुरुष के सभी सर्वनाम होते हैं। चलिए, मौसम आज को सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। ठीक है, सुहावना शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे सुहावना शब्द जो होता है विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये किस क्रिया के उदाहरण है। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, ये दोनों में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया। तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, सकारात्मक क्रिया का प्रयोग इसमें उदाहरण हो जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, सकारात्मक क्रिया क्या होता है, तो क्रिया से अगर क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न पूछने से अगर उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है तो वहां पे सकारात्मक क्रिया होती है। जैसे कि सुरेश ने फल खरीदा, तो क्या खरीदा, फल खरीदा। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, तो रावण को मारा। तो इस प्रकार यहाँ पे उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार जो है ये आपका सकारात्मक क्रिया होगी। तो आपको सकारात्मक क्रिया जब पहचानना हो तो उसमें आपको क्रिया में क्या, किसको और किसे, ये 3 शब्द लगाकर पूछना है। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो आपका वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि अगर इन तीनों शब्दों को मिलाकर पूछने पर अगर आपको वाक्य से उत्तर नहीं प्राप्त होती है तो वहां पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मोहन सोता है। अब मोहन सोता है में क्या सोता है, तो इसमें किसको सोता है, किसे सोता है, तो कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा, तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं, इनमें से संयुक्त क्रिया बताना है। देखिए, संयुक्त क्रिया का भेद इनमें से अगर देखा जाएगा तो अवकाश बोधक होता है, ठीक है, निश्चय बोधक भी होता है, नित्यात बोधक भी होता है, लेकिन जो दिया गया नाम बोधक, ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिया गया निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग किया गया। अपादान कारक यहाँ पे बताना कि अपादान कारक का किस में प्रयोग किया गया है, ये बताना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, अपादान कारक जब होता है तो उसमें क्या होता है, अलगाव की स्थिति पैदा हो और से लगा हो। ठीक है, से परसर लगा होता है और अलगाव की स्थिति पैदा होती है। तो देखिए, मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिजली छत से कूद पड़ी। अब देखिए, बिल्ली जो है छत से कूद पड़ी, यानी कि यहाँ पे अलग हो रही है छत से बिल्ली, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वाच्य, वाच्य आपने सुना होगा। अब वाच्य के प्रकारों की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होता है कृतवाच्य, ठीक है, और एक होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। इस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, इनमें से तत्सम की बात करेंगे तो देखिए, उलझन शब्द जो दिया गया है ये तद्भव शब्द होता है। ठीक है, कौन सा शब्द है, ये तद्भव शब्द है, उलझन शब्द। बाकी इसमें जो दिए गए हैं ये सभी तत्सम शब्द है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है, छायादार, छायादार जो शब्द है ये होता है संकर शब्द। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पार्ट है, क्योंकि हिंदी का शब्द जो है छाया है इसमें, और इसमें जो दार लगा हुआ है, दार जो शब्द है ये किसका है, फारसी शब्द है। ठीक है, दार। तो इस प्रकार ये 2 शब्दों से मिलाकर बनता है, 2 भिन्न भिन्न अर्थ, भाषाओं के भिन्न अर्थ वाले शब्दों से मिलने
बने यौगिकों को संकर शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी के पर्यायवाची इसमें देखा जाएगा तो चांदनी, ठीक है, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी, 4 प्रकार के दिए गए हैं। इसमें अगर देखा जाएगा तो चांदनी जो होता है क्या है, कौमुदी का पर्यायवाची है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और चंद्रहास जो दिया गया ये किसका पर्यायवाची होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। चंद्रहास जो है ये तलवार का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका पर्यायवाची होता है, तलवार का। बाकी ज्योति, रोशनी सेम है। और तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। अजन्मा, अजन्मा का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? तो अजन्मा का दूसरा, अज का अर्थ होता है, अज का अर्थ है अजन्मा। अज का अर्थ क्या है, अजन्मा, अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं ईश्वर, ठीक है। ईश्वर का जन्म नहीं होता, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे हम कहते हैं अवीरा। क्या कहते हैं, एक शब्द में उसको हम अवीरा कहते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? आदमी बनना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार सीखना, ठीक है। क्या होता है, अच्छा व्यवहार सीखना। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग वो शब्दांश जो कहाँ पर लगता है? देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय 2 शब्दांश होते हैं, और उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो ये प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द, अपन जो जोड़ा जाएगा वो कहाँ, लास्ट में जोड़ा जाएगा, और इसमें से जब बनेगा तो क्या बन जाएगा, बच्चा में पन जोड़ने से जो निर्मित है वो हो जाएगा बचपन, ठीक है, बचपन। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्नाकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद की बात करेंगे। देखिए, रत्न प्लस आकर होता है, रत्न प्लस आकर जो कि दिया गया कहाँ पर, रत्न प्लस आकर ए पार्ट में, तो ये हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। इसमें कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि छोटा बड़ा मिलकर बड़ा बनता है तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सद्धर्म, सद्धर्म के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सत्य प्लस धर्म, और सत्य प्लस धर्म जो कि डी पार्ट में लिखा हो ये सही है। ये किस प्रकार की संधि के अंतर्गत आएगा, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे, दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर हमें वाक्य भेद बताना है। यहाँ पे अर्थ के आधार पर क्या बताना है, वाक्य भेद, वाक्य का भेद बताना है। दे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस ये किस प्रकार के वाक्य में आता है, क्वेश्चन नंबर 26। तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ये आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निषेधात्मक जो होता है, निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको कहते हैं जो है निषेधात्मक। विस्मय, जिसमें विस्मय वाचक शब्द जो लगे होते हैं, मतलब अचंभित वाली चीजें होती हैं। प्रश्न, क्वेश्चन मार्क लगा हो, पूछा जाए प्रश्न तो वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है इनमें से? कौतूहल में इसमें से कौन से रूप में, किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है? तो कौतूहल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन से करेक्ट है, ठीक है। कौतूहल जो लिखा हुआ सी ऑप्शन सही लिखा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कूलन में, केली में, कंचारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, किलिंकत है, वाक्य में कौन सा अलंकार है, ठीक है। इस वाक्य में हमें अलंकार बताना है। देखिए यहाँ पे अब आप वाक्य जब पढ़ रहे हैं इसको, पंक्ति को, तो इसमें क्या हो रहा है कि का जो वर्ण है ये बार बार आ रहा है, ठीक है। देखिए, कूलन में का आ गया, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, किलंकत, तो यहाँ पे देखिए का वर्ण बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां को कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूरदास के गुरु का नाम बताना है। गोस्वामी सूरदास के गुरु का नाम की बात करेंगे तो गुरु वल्लभाचार्य इनके सूरदास के गुरु हैं, तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, गुरु जी मेरा स्वीकार करें, इसमें हमें भरना है, ठीक है। यहाँ पे भरना है, विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभिवादन होगा, ठीक है। गुरु जी अभिवादन स्वीकार करेंगे, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, अब देखेंगे हम सामान्य जानकारी के क्वेश्चन, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, आला उदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, निम्नलिखित में से किस राजपूत के राज्य के जो है संबंधित है, किस राजपूत राज्य से संबंधित है? तो ये अगर हम बात करेंगे आला और उदल की, तो ये क्या थे,
चंदेल राजपूत के राज्य से संबंधित है। ठीक है, चंदेलों के राजपूत के समय थे, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अलाउद्दीन जो थे चंदेल राजा था, एक परमार्थ देव। ठीक है, परमार्थ देव, तो इसी के कार्यकाल में जो है क्या थे, सेनापति दशराज के पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा रखी गई थी। सांची स्तूप की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है और इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जलियांवाला बाग जनसंहार पर डैश ने अपनी पीड़ा गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, और किसने जो है नाइटहुड की वापस उपाधि जो अपनी लौटा दी थी। तो देखिए, नाइटहुड की उपाधि जो मिली थी ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी, तो इन्होंने जो है लौटा दिया था, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जो है ये घटित हुआ था। ठीक है, किसके विरोध में, तो अगर हम बात करेंगे पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हुई थी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए जो है ये बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को, उसी दिन अमृतसर में जब पड़ता है तो जलियांवाला बाग में वहां पे सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें क्या हुआ कि ब्रिगेडियर जनरल था रेजिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर, जिसको जनरल डायर कहते हैं, इसने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग सैकड़ों लोगों की हत्या कराई। तो ये अंग्रेजों की घटिया करतूत थी, और इसी घटना के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था, और इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन है। पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसके द्वारा जीता गया, तो ये देखिए कब हुआ था, यूएस ओपन होता है सितंबर में। अब सितंबर 2024 में जब हुआ था, तो उस समय अगर हम बात करेंगे तो यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता था। ठीक है, 2024 का किसने जीता है, जेनिक सिनर ने जीता है, ये इटली के हैं, और इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को जो है इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, तो जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। ये कहाँ के हैं, ये यूएसए के हैं, और ये जेनिक सिनर जो है ये इटली के हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और महिला एकल अगर पूछ लिया जाएगा यूएस ओपन महिला एकल, तो उसमें उसका खिताब बेलारूस की है एरिना सबालेंका के द्वारा जीता गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, दिया गया है इसमें 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड अगर हम बात करेंगे तो ये जो ये फिल्म महोत्सव हुआ ये कहाँ पर हुआ था, तो पणजी में। पणजी कहाँ पड़ता है, ये गोवा में पड़ता है। ठीक है, तो यही पर इसका आयोजन हुआ था, 2024 में हुआ था नवंबर में, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक थी लिथुनियाई फिल्म थी टॉक्सिक ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसमें जीता था, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी फिल्म महोत्सव में अभिनेता विक्रांत मैसी जो है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। कौन से भाग में केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, तो उस भाग का नाम है भाग 8। ठीक है, भाग 8 है, जहां पे केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जात और जनजाति के क्षेत्र के बारे में बात किया जाता है। भाग 11 जो है वो संघ तथा राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। कानून का शासन अवधारणा प्रतिपादन किसने किया था, तो कानून का शासन जो रूल ऑफ लॉ है इसकी अवधारणा का प्रतिपादन ब्रिटिश विधि शास्त्री था एवी डायसी, इसके द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है किसके पास है, तो भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है ये केवल अगर हम बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है इनमें से। ठीक है, बताना है कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे पुरानी श्रृंखला जो है भारत की है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वतमाला, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पुरानी श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है इनमें से। सिंधु की सहायक नदी इनमें से कौन सी है, तो देखिए जास्कर नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है।
आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा जास्कर नदी। ठीक है, और ये पूरी तरह से लद्दाख में भारत में बहती है। जास्कर नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। चलिए, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? इनमें से तो पंजाब राज्य इनमें से अगर देखा जाएगा तो उपजाऊ मिट्टी के प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है, तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट है। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन बताना है। तो इंदिरा सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में एक सिंचाई परियोजना है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। ठीक है, और इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर नामक स्थान पर जो है ये निर्मित है, तो ये भी याद रखिएगा। इस मुख्य बांध का निर्माण वर्ष 1992 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं करता? इनमें से ऑप्शन दिया गया है कुछ इस प्रकार। देखिए, गति के तीसरे नियम का प्रयोग इसमें से अगर देखा जाए तो क्रिकेट के खेल में कैच जब लपका जाता है, जब कैच पकड़ा जाता है, तो क्षेत्र रक्षक जो होता है खिलाड़ी, वो गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, और यह संवेग परिवर्तन का उदाहरण है। यह उदाहरण जो है गति के तीसरे नियम से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन। बाकी फुटबॉल को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति होना, यह भी तीसरे नियम के अनुसार है। गोली पर लगने वाला त्वरित बल और बंदूक का जो प्रतिक्षेपण होता है, यह भी तीसरे नियम के अनुसार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन किसका एक अपरूप है? ओजोन जो है इसका फार्मूला होता है O3। ठीक है, जो कि ये ऑक्सीजन का क्या होता है, एक अपरूप है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसको पादप जगत के जल स्थलचर कहते हैं? जल स्थलचर किसको इसमें से कहते हैं? तो अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देखिए जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उभयचर जंतु। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। यकृत ग्रंथ क्या निकलती है, यकृत ग्रंथ से क्या निकलता है जो पित्ताशय नामक एक थैली में स्टोर होता है? तो देखिए यकृत ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे तो यकृत ग्लैंड से पित्त रस यानी बाइल जूस निकलता है, जो गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में थैली में जाकर जो है संग्रहित होता है, स्टोर होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आलू में स्टार्च के साथ अपक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, और किसके कारण नीले रंग में परिवर्तित होता है? देखिए आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ अपक्रिया करता है, तो उसके बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया कराया जाएगा, अपक्रिया कराएगा, तो नीले रंग में परिवर्तन हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए मूल वर्धित विधि जो होता है राष्ट्रीय आय निर्धारित करने के 3 तरीकों में से एक है। ठीक है, अन्य 2 विधियां व्यय विधि और आय विधि हैं। मूल्य वर्धित विधि को औद्योगिक उत्पाद विधि या आउटपुट विधि के नाम से भी जाना जाता है, तो मूल्य वर्धित विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मूल्य विधि या फिर औद्योगिक उत्पाद विधि या फिर आउटपुट विधि के नाम से भी जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का कौन करता है, गवर्नर करता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के बाद अब हम देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। फुटबॉल 2027 के एशिया कप की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया जाएगा, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो देखिए एशिया कप की मेजबानी की बात करेंगे फुटबॉल 2027 का, तो ये सऊदी अरब के द्वारा किया जाना है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और सऊदी अरब क्या करेगा, पहली बार इसकी आयोजन जो है करेगा, मेजबानी करेगा, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया जीएस के क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में क्या प्रयोग किया था? ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बातें हो चुकी है पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में अगर हम देखेंगे तो देखिए किया गया था, जो उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म संधारित्र हिंदी में कहते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे काल, तो 1975 से लेकर वर्तमान तक जो है ये चौथी पीढ़ी का काल माना जाता है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? इनमें से साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम, प्रकाशीय भंडारण, यहाँ पे कौन सी अगर देखा जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली ने, तो वो हो जाता है साइबर स्पेस, ये नहीं है, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न, सीपीयू के एलयू में क्या होता है?
सीपीयू के एलयू में अगर हम बात करेंगे, एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है, और इसी में क्या होता है, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी आप समझिएगा, रजिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 69 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है वो कहलाता है मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड जो होता है किसी कंप्यूटर का क्या होता है, मेन सिस्टम बोर्ड होता है, और ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर सीपीयू और मेमोरी जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया गया था डगलस एंगलबर्ट के द्वारा। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट के द्वारा, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। सॉफ्टवेयर डेटा को किसमें परिवर्तित करता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में जो है प्रोसेस करके कन्वर्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंफॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट करता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरटीओएस का फुल फॉर्म क्या है। आरटीओएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसकी दो प्रमुख विशेषता है, एक है ये जो है प्रेडिक्टेबिलिटी करता है, और ये जो है डिटर्मिनिज्म मौजूद होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर अपने क्लाइंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर का डिजाइन, विकास और उसका परीक्षण करता है तथा कंप्यूटर संबंधित विभिन्न कार्यों का एग्जीक्यूशन और कोडों का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, इनपुट डेटा तेजी से सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेट करता है, या फिर केवल फ्लो चार्ट जो है ड्रॉ कर सकता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वो क्या करता है इन चारों में से। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्यूटर के लिए क्या करता है, सारा थिंकिंग करता है। जैसे कि अभी अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, और किस में प्रयोग होता है ये बताना है। देखिए कंप्यूटर में आंकड़ों को स्टोर करने और गणना करने में बाइनरी संख्या का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी संख्या पद्धति। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो वेब पेज की बात करेंगे तो एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। और हाइपरलिंक जो होता है HTML टेस्ट, ठीक है, HTML जो होता है ये टेस्ट की अगर हम बात करेंगे वो भाग है जिसमें किसी वेब पेज का जो है एड्रेस जो है दिया होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, सोशल मीडिया संचार में पालन करने योग्य नेटिकेट विचार की पहचान करना है। ठीक है, नेटिकेट, तो नेटिकेट को नेट शिष्टाचार के रूप में भी जाना जाता है। इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय उपयोगकर्ता को नैतिक, सम्मानजनक और जिम्मेदार होना चाहिए। सर्फिंग करते समय एक यूजर को अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, तो नेटिकेट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन में तो क्या सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से को परहेज करना, अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना, दूसरों की निजता का सम्मान करना, इस तरह भी होता है तो इसको कहा जाता है नेटिकेट। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कब हमला तब होता है जब कोई हैकर दो उपकरणों के बीच प्रसारित डेटा को रोकता, हटाता है या फिर उसको संशोधित करता है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा ये हमला है, तो देखिए ये होता है इफ ड्रॉपिंग हमला। ठीक है, इस प्रकार के हमले को क्या कहते हैं, इस प्रकार के अटैक को कहते हैं इफ ड्रॉपिंग अटैक। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, इसमें से कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। तो वो होता है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग इसका हिंदी इंग्लिश होता है विसंकेतन इसको कहते हैं, तो आंसर यहाँ पे बी आप समझेगा, इसको इंग्लिश में डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, डिकोडिंग, तो ये याद रखिएगा। तो ये सारा अगर हम बात करेंगे डिकोडिंग, तो डिकोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की क्या करता है, व्याख्या करता है। और यह प्रक्रिया जो है ट्रांसमीटर इंड पर होने वाले इन कोडिंग प्रक्रिया का विपरीत होता है। इन कोडिंग मतलब संकेतीकरण हिंदी में। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, इन कोडिंग का सूचना को सुरक्षित रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। एमएस वर्ड में एक तस्वीर, कार्यक्रम, ईमेल, पता, वेब पेज एक लिंक बनाने के लिए निम्न में से किस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में एक इमेज है, कार्यक्रम है, ईमेल एड्रेस है, वेब पेज है, या एक के लिए लिंक बनाने के लिए हम हाइपर लिंक फीचर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है।
अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। दूसरा है कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है डेटा अपलोड करने के समय यूजर्स के डिवाइस को से वेब सर्वर पर कर जाता है। डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन की एक फाइल कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा गलत है ये बताना। तो गलत वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। जो दिया गया है कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता है, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ये बी पार्ट हो जाएगा, मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे वेब सर्वर में। तो ये हो गया। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन 20 बस के बाद वीडियो को हम एंड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है। अब उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में गोंड आ जाती हैं, थारू हैं, बुक्सा है, राजी, जौनासारी, खरवार, ये सभी जनजातियां हैं। तो इनमें देखा जाएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को टच नहीं करती इनमें से, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट जिले हैं, मतलब प्रसिद्ध जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनके बॉर्डर आपको जरूर याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लखनऊ जिले की सीमा पूर्व में बाराबंकी जिले को टच करती है, पश्चिम में उन्नाव को टच करती है, ठीक है, दक्षिण में रायबरेली को टच करती है, और उत्तर में सीतापुर और हरदोई जिला को टच करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो बलिया दिया गया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बलिया को टच नहीं करती। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है, ठीक है, जो कि बिहार की सीमा पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर, देखिए नाम से पता चल सकता है ये किस नदी पर अगर पूछा जाएगा तो इस नदी का नाम याद रखिएगा, बेतवा नदी पर यह स्थित है, ठीक है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। और ये किस जिले में हो जाएगा, तो झांसी जिला, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जिला संबंधित झांसी जिला से संबंधित है। झांसी जिला में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई जो हमीरपुर और जालौन जिलों को सिंचती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, गौरव संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, किस शहर में स्थापित किया जा रहा है गौरव संग्रहालय। गौरव संग्रहालय की बात करेंगे तो ये गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। तो रंग थिएटर के रूप में जीपीओ लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इसको रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। चलिए, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब दलहन की जब बात करेगा तो ये आपका पड़ जाता है कानपुर, ठीक है। याद रखिएगा, एक संस्थान जरूर पूछा जाएगा, या फिर संस्थान का स्थापना डेट पूछा जाएगा, या फिर उस स्थापना के जो है कहाँ पर है ये पूछा जाएगा। तो आपको इसको तैयार रखना, ठीक है। इसके अलावा खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र जो है लखनऊ में है, खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। ये सभी आपको चीजें याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है 87 है, प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे किस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। सोलर एक्सप्रेसवे, ठीक है, पहला सोलर एक्सप्रेसवे तो ये बनाया जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए 1700 हेक्टेयर मतलब 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर पार्क बनाया जाएगा, और इस पार्क से प्रतिदिन लगभग 450 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग, काष्ठ मतलब लकड़ी पर नक्काशी का घरेलू उद्योग जो का काम है, ये कौन से नगर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो ये होता है सहारनपुर जिला। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है इस जिले को। चलिए अगला क्वेश्चन, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इफको यूरिया कारखाना की जब बात करेगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका आंवला, ठीक है, आंवला आंसर है। आंवला और एक स्थान और है फूलपुर, ठीक है, आंवला और फूलपुर में स्थित है, और इन दोनों उत्पादन इकाइयों में अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में विकलांग जो है, तो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना के लिए 2008 में प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, जिसका नवंबर 2011 में उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसमें से तो आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है।
लेकिन ये अभी 2011 में, इसके पहले प्रथम वाला पूछा गया, तो प्रथम की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में पहले से ही है। चित्रकूट में पहले से जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से है, और ये कब स्थापना हुआ था? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। तो प्रथम वाला क्या हो जाएगा? यही चित्रकूट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? मिड डे मील कार्यक्रम यानी कि मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के सहमत प्रयासों से संचालित योजना, जो कि 15 अगस्त 1995 से संचालित किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? उनका नाम क्या है? तो देखिए, संगीत रत्न पुरस्कार जो है ये शुरुआत किया गया है सुप्रसिद्ध शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं, तो इनकी याद में जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है, और इसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। ठीक है, कब से शुरुआत किया गया? 2006 से। निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? अनुषंगी नगर 93 नंबर क्वेश्चन बताना है। अनुषंगी नगर, तो देखिए अनुषंगी नगर मतलब कि सैटेलाइट सिटी जिसको कहा जाता है। तो सैटेलाइट सिटी अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित गाजियाबाद, तो गाजियाबाद जो है क्या है? सैटेलाइट सिटी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद को अब आर्थिक वृद्धि और औद्योगिकरण का क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो ट्रायंगल शहरों को याद रखिएगा, आर्थिक वृद्धि और औद्योगिकरण का, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी, अब जहाँ पे सिरेमिक सिटी की जब बात आएगी तो खुर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुर्जा कौन से शहर में स्थित है? तो ये स्थान पड़ता है बुलंदशहर जिले में। कहाँ पर पड़ता है? बुलंदशहर जिले में। ठीक है, बुलंदशहर जिले में ये पड़ता है खुर्जा नामक स्थान पर, जिसको सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कंकाली टीला उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन मथुरा। चलिए, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब रंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया, कहाँ पर स्थित है? रंग ए आजादी, सॉरी जंग ए आजादी, माफ करिएगा, जंग ए आजादी के पार्क जो विक्टोरिया पार्क था, अब ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ जिले में। उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? कछुआ संरक्षण रिजर्व की बात जब करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गोंडा जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, गोंडा जिले में सरयू नदी पर। ठीक है, नदी पूछेगा तो सरयू नदी याद रखिएगा, गोंडा जिला यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है। ठीक है, आपको इसमें लोक कला, नृत्य, संगीत, ये सभी आपको जानना है डिटेल में, तो मैंने एक वीडियो कराया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट 98 का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? कजरी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कजरी। चलिए, कुंभ मेला, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष पर लगता है? देखिए, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला की बात करें, क्वेश्चन आया हुआ है। कुंभ मेला की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है, और अर्ध कुंभ जो लगता है प्रत्येक 6 वर्ष पर। तो कुंभ मेला 12 और 6 वर्ष, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अभी 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। ठीक है, 12 वर्ष पर आया हुआ है, तो याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो होता है ये कुशीनगर में बनाया जा रहा है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, कुशीनगर। ठीक है, 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास रखा मार्च 2024 में। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका विनम्र निवेदन है आपसे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।